मम्मी जी, कुछ चाहिए आपको? रसोई घर में कुछ बर्तनों को खोलकर झांकती मालती जी से उनकी बहू स्वाति ने पूछा तो वह हैरानी से कहने लगी, बहू, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन यहाँ तो सभी बर्तन खाली हो चुके हैं। मैं तो रसोई में चाय और नाश्ता के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा। मालती जी की बात सुनकर स्वाति बोली, लेकिन माँ जी, आज पहली तारीख है। बड़े भैया और भाभी आपको लेने आते ही होंगे। मैंने सोचा कि आज आपका खाना वहीं होगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता तो बनाया ही नहीं। बहू की बातें सुनकर मालती जी हैरान रह गईं। इतनी हैरानी से क्या देख रही हैं? हमारे घर में आपके रहने का समय खत्म हो चुका है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? इतना सुनकर मालती जी बोलीं, देखो बहू, बड़ी बहू का फ़ोन आया था। वह कह रही थी कि वह मायके जाने वाली है, तो अभी 2-3 दिन आप वहीं रह लो। यह सुनकर स्वाति आग बबूला होते हुए बोली, माँ जी, आपके दोनों बेटे और बहू ने मिलकर यह तय किया था कि हर महीने की बारी बारी से हम लोग आपको अपने यहाँ रखेंगे, और फिर महीने की पहली तारीख को ऐसा क्या हो गया कि उन्हें मायके जाना पड़ा? मुझे सब मालूम है। यह सब उनकी चाल है, ताकि वह 2 दिन के लिए आपसे छुटकारा पा सकें। ठीक है, अगर आप यहाँ 2 दिन ज़्यादा रहेंगी तो आप अगले महीने की 3 तारीख को ही यहाँ वापस आएंगी। बड़ी भाभी को भी आपको 2 दिन ज़्यादा रखना पड़ेगा। इतना सुनकर मालती जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह चुपचाप अपने कमरे में वापस चली आईं और अपने दिवंगत पति की तस्वीर के सामने बैठ गईं। सुना आपने क्या कहा आपकी छोटी बहू ने? अब मैं इन सब पर बोझ बन गई हूँ। एक दिन भी ज़्यादा मुझे अपने पास रखना इन लोगों को मंजूर नहीं। अगर बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता देने से भी इनकार कर दिया। इतना सब कुछ सुनने से पहले भगवान मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? बोलते बोलते मालती जी की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह बोलीं, अब मैं उससे खाना नहीं मांगने वाली। अगर वह खुद से मुझे नाश्ता देगी तो मैं खा लूँगी, नहीं तो भूखे पेट ही रह जाऊँगी। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वैसे भी भूख और प्यास तो मर ही चुकी है। मालती जी ने खुद को इतना लाचार तो अपने पति के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया था, जितना वह आज महसूस कर रही थीं। अपने बेटे और बहू के राज में वह अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थीं। 2 घंटे बाद छोटी बहू ने काम वाली बाई के हाथ से खाना भिजवाया, लेकिन खाना अब उन्हें किसी भीख से कम नहीं लग रहा था। वह सोचने लगी कि इतने जिल्लत भरे खाने से तो भूखों मर जाना या शायद जहर खा लेना ही आसान है। बैठी बैठी मालती जी बरसों पुरानी बातें याद करने लगीं। सोचने लगीं, जब बड़े बेटे के जन्म के 2 साल बाद छोटे बेटे का जन्म हुआ तो सब लोग कितनी बधाई दे रहे थे। तब सब कह रहे थे कि तू तो बड़े अच्छे भाग्य लिखवा कर लाई है भगवान से। 2 बेटों की सेवा पाकर खूब ठाठ से कटेगा तुम दोनों का बुढ़ापा। लेकिन आप क्या गए, मेरी तो जिंदगी ही नरक बन गई। जब तक हम दोनों साथ थे, हमारे दोनों बेटे हमारी हर बात मानते थे, और मजाल है कि दोनों बहू के मुंह से कभी कोई गलत बात निकल जाए। लेकिन आपके जाने की देर थी। इन दोनों बेटों और बहू ने मुझसे बिना पूछे मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी मुझसे बात नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरे रहने और खाने की व्यवस्था कर दी इन दोनों ने। अरे बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो इन दोनों की माँ ही ना। भिखारी जैसी हालत कर दी इन लोगों ने मेरी। अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर निहारते निहारते मालती जी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मालती जी और उनके पति ने बड़े संघर्ष करके अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। अपने बच्चों की परवरिश में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। बच्चों की पढ़ाई,
स्कूल की फीस और माता पिता की दवाइयों का खर्चा को पूरा करने में उनके पूरे महीने की तनख्वाह चली जाती थी। इसलिए मालती जी घर के काम करने के बाद ऊनी कपड़े बनाने का काम करती थीं। अपने हाथों से ऊनी कपड़े बनाकर दुकानों पर सप्लाई करती थीं, जिससे उन्हें कुछ आमदनी हो जाती थी। लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने मालती जी को यह काम करने से मना कर दिया। तब मालती जी ने भी बिना किसी विरोध के उनकी इस बात को मान ली। बहुत मेहनत करके मालती जी और उनके पति ने यह मकान बनवाया था। उसके बाद दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी हो गई और दोनों अच्छी नौकरी करने लगे। बड़े चाव से उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादियां की। दोनों की बहुएं उनका पूरा सम्मान करती थीं। लेकिन मालती जी के पति के अचानक इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद तो जैसे घर की काया ही पलट गई। दोनों बेटे जो राम लक्ष्मण की तरह रहते थे, अब लड़ने झगड़ने लगे। बड़े अरमानों से मालती जी और उनके पति ने जो मकान बनवाया था, अब वह दो टुकड़ों में बंट चुका था और दो अलग अलग घरों में तब्दील हो चुका था। घर के दो टुकड़े होने के साथ ही मालती जी के दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उनका यह मकान, जिसके आगे पीछे दो गेट हुआ करते थे, उस मकान के बीचों बीच एक दीवार खींच दी गई। आगे का हिस्सा बड़े बेटे के पास और पीछे का हिस्सा छोटे बेटे के पास आ गया। घरों में आने जाने के रास्ते भी अलग अलग हो गए। बंटवारा यहीं तक नहीं रुका। दोनों बेटे बहुओं ने मालती जी से पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया और एक एक महीना दोनों ने मालती जी को रखने की बारी बांध ली और उन्हें यह फरमान सुना दिया कि जिसके पास भी माँ रहेगी, पिताजी की पेंशन भी उस महीने उस बेटे को मिलेगी। अब तो आलम यह था कि एक दिन भी ऊपर हो जाए तो मालती जी की बहुएं उन्हें दूसरे दिन चाय नाश्ता देने को भी तैयार न थीं। आज मालती जी बहुत उदास थीं। सोचने लगीं कि हर महीने जो पेंशन आता है वह सारी की सारी बेटे ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रही हूँ, उसके बावजूद भिखारी की तरह इन लोगों से खाना मांग रही हूँ। अब मालती जी बड़े बेटे और बहू के घर आ चुकी थीं, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी दूर करने वाला कोई नहीं था। शाम को जब मालती जी टहलने के लिए पार्क में गईं, तो वहाँ उनकी सहेलियाँ मथुरा वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना रही थीं। सुषमा जी ने मालती जी से कहा, चलो ना हमारे साथ। तो उनकी बात सुनकर मालती जी को ऐसा लगा जैसे उनके दिल की बात कह दी हो। वह सोचने लगी कि कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने छोटे बेटे के सामने मथुरा वृंदावन जाने की इच्छा जाहिर की थी, तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, ऐसा कहकर उनके छोटे बेटे ने उनकी यात्रा को टाल दिया था। उस समय तो उन्होंने मन महसूस कर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था, लेकिन इस बार उनकी सहेलियों का प्रोग्राम बन रहा था, तो मालती जी भी खुद को रोक नहीं पाईं और अपनी सहेली से कहने लगीं, सुषमा, बहुत सालों से मेरा भी मन था कि मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। मैं इस बारे में अपने बड़े बेटे से बात करके फिर बताऊंगी। लेकिन जब उन्होंने घर आकर अपने बड़े बेटे से बात की, तो बेटे से जो जवाब उन्हें मिला, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माँ, कितनी फिजूल खर्च करती हो तुम। तुम्हारी सहेलियों को इस उम्र में घर पर रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान तो कण कण में हैं, उन्हें ढूंढने के लिए जगह जगह जाने का क्या मतलब। मालती जी समझ नहीं पा रही थीं कि उनके बेटे ने इस तरह का जवाब उन्हें कैसे दे दिया, और सोचने लगीं कि यही बेटा था जो आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने कभी भी कोई रोक टोक अपने बेटों पर नहीं लगाई थी। आज जब उन्होंने कुछ पैसे मांगने चाहे तो वे बिना मतलब के बहाने बना रहे थे। बेटे की बात का मालती जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चली गईं। अगले दिन सुबह जब मालती जी मंदिर गईं तो उनकी सहेली
सुषमा भी मंदिर आई हुई थी। मालती जी को देखकर बोली, अरे मालती, तो चल रही है ना हम सबके साथ वृंदावन। इस पर मालती जी थोड़ा सकपका गईं और फिर उदासी छुपाते हुए एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहने लगीं, अरे नहीं सुषमा, इस बार कोई ज़रूरी काम आ गया है और फिर बेटा बहू का कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी है, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अगली बार पक्का चलूंगी। इस पर सुषमा जी बोलीं, अरे मालती, तेरा तो हर बार का कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। कभी बहू बेटे को कहीं जाना है तो कभी मेहमानों को आना है। साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि हमारे साथ घूमना तुम्हें पसंद ही नहीं। सुषमा की यह बात सुनकर मालती जी उदास हो गईं और उसे अपनी मजबूरी कह सुनाई। सारी सहेलियां सोचती हैं कि मैं बहाने बनाती हूँ, सबके साथ जाना नहीं चाहती। अब उन्हें कैसे समझाएं कि मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छाएं हैं। अब तो मैं यह सोचती हूँ कि क्या इस जन्म में यह ख्वाहिश पूरी भी होगी या नहीं। सुषमा, तुम बड़ी खुश नसीब हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए पैसे देता है। मैं तो अपने बेटों से किसी चीज़ के लिए पैसे मांगती हूँ तो उल्टा मुझे ही बातें सुना देते हैं। अब तो अपने ही बेटों के सामने कोई इच्छा जाहिर करते हुए ऐसे लगता है जैसे कोई भीख मांग रही हूँ। मालती, सच कहूँ तो मुझे अपने बेटों से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है और मैं खुद ही अपनी मर्जी की मालिक हूँ। सुषमा की बात सुनकर मालती जी हैरानी से पूछा, लेकिन तुम कहीं नौकरी तो नहीं करती। इस पर सुषमा ने हंसते हुए कहा, नहीं, मेरा खाना बनाने का शौक ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। मैंने तो केवल अपने हुनर को पहचान दी है। जब मैंने मोबाइल पर YouTube चलाना सीखा तो मैंने देखा कि मेरे जैसी कितनी ही बुजुर्ग औरतें अपना चैनल चला रही हैं और उनसे मुझे अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा मिली। तब मैंने भी अपने पोते की मदद से एक चैनल खोला और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। बात करते करते सुषमा जी ने कहा, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, शाम को पार्क में मिलते हैं। सुषमा की बातें सुनकर मालती जी हैरान रह गईं। घर आने के बाद सोचने लगीं, मैं भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, कुछ करना तो मैं भी चाहती हूँ जिससे इस उम्र में व्यस्त रहूं और आत्मनिर्भर भी। लेकिन मैं जानती हूँ कि इस काम में ना तो मेरे बेटे मेरा साथ देंगे, ना ही बहुएं। और बड़ी बहू, वह तो मेरे पोता पोती को मेरे पास भटकने तक नहीं देती। फिर अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और उनकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान आ गई। इस समय उन्होंने अपनी सहेली सुषमा को फ़ोन लगाया और थोड़ी ही देर में उससे मिलने पहुंच गईं। सुषमा, बरसों पहले मैं कपड़े बुनने का काम करती थी, उससे कुछ पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन बेटों के मना करने पर मैंने वह काम करना छोड़ दिया था। तुम्हें देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली है। मैं भी अपना चैनल खोलना चाहती हूँ जिसमें मैं सिलाई बुनाई, स्वेटर के नए नए डिज़ाइन बनाना और क्रोशिया चलाना सिखाने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरे पास इससे संबंधित ज्ञान और उपकरण नहीं है। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी? सुषमा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, यह काम तो तुम आज से ही, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी से शुरू कर सकती हो। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक सभी उपकरण उपलब्ध हैं। तुम्हारे चैनल खोलने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सभी कामों में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर क्या था, मालती जी अगले दिन सुबह अपनी सहेली के पास पहुंच गईं। थोड़ी देर में ही सुषमा ने उनका YouTube चैनल बना दिया और फिर वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। शुरुआत में कैमरे के सामने आने में मालती जी कुछ झिझक रही थीं। खैर, जैसे तैसे वीडियो बनाया और YouTube पर डाला, लेकिन तब उनका दिल टूट गया जब उस वीडियो को सिर्फ 15-20 लोगों ने ही देखा। वह हर रोज़ सुबह सुषमा के पास आती और वीडियो बनाती, लेकिन बहुत कम लोग ही उनके वीडियो को देख रहे थे। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा था। आखिरकार हिम्मत हार कर वह घर बैठ गईं।
जैसे तैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद उन्हें सुषमा का फ़ोन आया और उसने फ़ोन पर जो बात बताई वह सुनकर मालती जी की खुशी का ठिकाना न रहा। सुषमा ने उन्हें बताया कि मालती जी का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसे 30 लाख से भी ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं। यह सुनकर आज मालती जी को अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। उनका विश्वास बढ़ रहा था और उन्होंने फिर से वीडियो बनाने का काम शुरू किया। अब तो उनके एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे थे। अब उन्हें अपने शौक को भी पूरा करने का मौका मिल रहा था और अपने हुनर को पहचान देने का भी। 2 महीने के भीतर ही उनके पास पहली पेमेंट आ गई थी। वीडियो बनाने से लेकर एडिट करने तक के सभी काम वह खुद सीख गई थीं। पहली पेमेंट आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने लिए एक बढ़िया कैमरे वाला मोबाइल और कुछ आवश्यक उपकरण खरीदे। जब यह सामान उनके घर पहुंचा और वह उसे अपने कमरे में रखने लगीं, तो उनकी बड़ी बहू हैरानी भरी नज़रों से कभी उन्हें कभी उनके सामान को देख रही थी। लेकिन मालती जी अपनी बहू की परवाह ना करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी करने लगीं। उनकी बहू को सारा माजरा समझने में देर नहीं लगी और वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, अच्छा, सुबह शाम यह गुल खिलाने जाती थीं आप? यह सब कुछ करने से पहले हमसे एक बार पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी? बड़ी बहू की बात सुनकर मालती जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसकी बात को नज़रअंदाज करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वीडियो बनाने लगीं। उधर छोटी बहू किटी पार्टी में गई तो उसकी सहेलियां उससे कहने लगीं, अरे स्वाति, तेरी सास तो यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रही है। यह सुनकर स्वाति कुछ हैरान सी रह गई, लेकिन जब उन्होंने मालती जी का वीडियो उसे दिखाया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और घर आकर उसने अपने पति के कान भर दिए। आज मालती जी बेहद खुश थीं क्योंकि आज उन्होंने पहली बार अकेले वीडियो बनाई थी। लेकिन वीडियो का काम निपटाने के बाद जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने उनके दोनों बेटे और बहू उनकी क्लास लेने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें देखते ही सब उन पर बरस पड़े। माँ, यह क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या हमने कोई कमी छोड़ी थी? क्या तुम्हारी बहुएं तुम्हें खाना नहीं देती थीं? इस उम्र में तो तुम्हें घर पर बैठकर भजन करना चाहिए और अब तुम यह सब करने चली हो। अपने छोटे बेटे की बातें सुनकर मालती जी ने कहा, बेटा, यह सब काम अपने शौक से कर रही हूँ। तुम तो जानते हो कि सिलाई बुनाई मेरा पुराना शौक था और जब मुझे इस शौक को पहचान देने का मौका मिल रहा है तो इसमें क्या गलत है। मालती जी की बात सुनकर बड़ी बहू ने कहा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि पिताजी के जाने के बाद अब यह तमाशा क्यों कर रही हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कटा कर रख दी है आपने हमारी। बड़ी बहू की ये बात कहने की देर थी कि बड़े बेटे ने उन्हें फरमान सुना दिया कि माँ, अगर यह सब तमाशा करना है तो कहीं और जाकर करो, हमारे घर में रहकर इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालती जी, जो काफ़ी देर से अपने बेटों और बहू की बातें सुन रही थीं, यह देखकर हैरान थीं कि जिन बहुओं की आपस में कभी बनती ही नहीं थी, जो एक दूसरे का चेहरा देखने को भी तैयार नहीं थीं, आज अपनी सास के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी थीं। लेकिन अपने बेटों की बातें सुनकर आखिर मालती जी के सब्र का बांध टूट गया और वह रोब से ऊंची आवाज में बोली, बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते समय एक पल भी मुझे यह ख्याल नहीं आया था कि यही बेटे आगे चलकर मेरी यह दुर्गति कर देंगे। तुम्हारे पिताजी क्या गए, तुमने तो अपनी माँ को माँ नहीं, फुटबॉल समझना शुरू कर दिया, जिसे हर महीने की पहली तारीख को लात मारकर अपने घर से निकाल दिया जाता है। 2 वक्त की रोटी भी ऐसी दी जाती है।
जैसे किसी भिखारी को भीख दी जा रही हो। तुम पूछते हो कि क्या कमी रखी है तुमने। मैं जिसके पास रहती हूँ वहीं सारी पेंशन देती हूँ, लेकिन एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तुमसे कुछ पैसे क्या मांगे, तुमने साफ इनकार कर दिया और ऊपर से 4 बातें मुझे ही सुना डाली। वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा सिला दिया मेरी ममता का। अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं हैं तुम्हारा यह रूप देखने के लिए। मैं पूछती हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या मेरी सारी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी हैं? क्या मेरा दिल नहीं करता बाहर निकलने का? लेकिन बेटा, अगर देखा जाए तो कसूर मेरा ही है। जब तुमने मकान के 2 हिस्से किए थे, मुझे उस समय ही चुप रहना नहीं चाहिए था। इस पूरे मकान में 6 कमरे थे, जिसे तुमने 3-3 कमरों के 2 हिस्से में बांट दिया। मेरे अपने मकान में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब इस मकान के 3 हिस्से होंगे। यह सुनकर दोनों बेटे गुस्से से बोले, माँ, कुछ तो सोच समझकर बोला कीजिए, 3 हिस्से से क्या मतलब है? तब मालती जी ने कहा, तीसरा हिस्सा मेरा होगा। अब से मुझे 2 कमरा अलग चाहिए। एक कमरा मेरे रहने के लिए और दूसरा कमरा वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, मुझे रसोई भी अलग ही चाहिए। अपने लिए खाना बनाने वाली बाई रखूंगी मैं। तुम लोग तो मुझे एक दिन भी ऊपर नहीं रख सकते। 1 तारीख हो जाए तो तुमसे अगले दिन का नाश्ता तक नहीं दिया जाता है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब ये माँ 2 हिस्सों में नहीं बटेगी। अब मैं भी आत्मनिर्भर हूँ और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। मालती जी की बातें सुनकर दोनों बहुएं अपने पतियों पर चिल्लाने लगीं कि इस मकान के 3 हिस्से से 2 कमरों में गुजारा नहीं हो पाएगा। इससे पहले कि दोनों बेटे कुछ बोलते, मालती जी ने कहा कि शुक्र करो कि मैं तुमसे मकान का किराया नहीं मांग रही हूँ। यदि तुम लोगों को मेरा यह फैसला मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग अपना इंतजाम देख सकते हो। और हाँ, आज के बाद मैं अपने खर्चे खुद उठाऊंगी। अब से मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम लोगों का कोई दखल नहीं चाहिए। मालती जी की बातें सुनकर दोनों बेटे और बहुएं अपना सा मुँह लेकर अवाक खड़े रह गए। सब दंग थे कि आखिर उनके मन में इतना आत्मविश्वास आया कैसे। लेकिन अब ना तो उनके पास सवाल करने का हक था और ना ही जवाब पाने की उम्मीद। दोस्तों, इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।